वेरी गुड मॉर्निंग शफीक, शिखा, भवानी, प्रेम, गुड्डू, आकांक्षा। आप लोग अपने कंप्लेंट्स को व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, वहाँ से बार बार रोज़ कह रहे हैं आपको। निधि, सौरभ, सन्नी, आशुतोष, उमरिंद्र, प्रदीप, कृष्णा, अंकेश, दिलीप, भवानी, सौरभ, प्राज्वल, डैनियल, कृष्णा, निकेश, सोमनाथ, सौरभ, गुड्डू, मनोज, विशाखा, राजू, भवानी। थैंक यू, नाइस लुक्स, लव यू टू। सूरज, थैंक यू। गीता, दुनिया में हर आदमी हैंडसम और हर आदमी बहुत सुंदर है। एक मैंने फिल्म देखी थी एलओसी फिल्म में एक थापा है जो कहता है कि मैं सुंदर नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं दिखता, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। वो देश का सिपाही है और देश के लिए लड़कर जान भी देता है। तो उसका जो कमांडर है वो कहता है कि जाकर के अपनी माँ से पूछो तुम कितने खूबसूरत हो। ये लाइन याद रखना कि आप सब लोग बहुत खूबसूरत हो और प्रकृति ने आपको अपने एक बहुत सुंदर रूप में पैदा किया हुआ है। हम लोग अक्सर एक दूसरे पे रंग के आधार पर या फिर कद के आधार पर, नाक, मुंह, लंबाई, चौड़ाई के आधार पर एक दूसरे को जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानव की जो आंतरिक गुणवत्ता है ना, उससे सौंदर्य अधिक कहीं नहीं होता है। रूपवती स्त्री हो और रूपवान पुरुष हो, लेकिन उसमें चरित्र नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा है उसका। और कई बार तो रूप ही हम लोगों के लिए संकट बन जाता है, क्योंकि रूपवान या रूपवती लोगों के लिए समाज में बेवजह ही प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहते हैं। ये मैंने देखा है होते हुए, और कई बार दुखद होता है। खैर, इनर ब्यूटी, वेरी गुड। आदित्य सोनी, आपने आज ही ज्वाइन किया है, मोस्ट वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। और यूज़र क्या रिंकल, क्या रिप्लाई करना है रिंकल? आपने कुछ पूछा ही नहीं। सर मेरा शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। शुभम आशीर्वाद, गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ अमृता, हाय अमृता। भवानी शंकर सिंह, पूरा नाम लीजिए, नाम में ही एकदम भवानी शंकर सिंह। अभी तलवार लेके घोड़े से उतरने वाले लग रहे हो। मध्ययुगीन सभ्यता का अंत हो चुका है। थैंक यू संजीव, दिस वॉज एन एक्सीलेंट कॉमेंट, कॉम्प्लीमेंट। आकांक्षा, बिल्कुल पारुल, आपका भी शो हो रहा है। गुड मॉर्निंग दीक्षा, धर्मेंद्र, अंशुल, सौरभ। मन तो करता है कि जितने अब इतने हज़ार लोग जुड़े हैं कि हज़ारों का लिस्ट तो बोलना बहुत मुश्किल है। ये तो अच्छा है कि कुछ लोग आते हैं मॉर्निंग में। रोहित गंगवार, भरत सिंह, कम से कम एक बार अपना नाम तो तुम लोगों को लिखना ही चाहिए, ताकि नाम देख करके भी तो मेमोरी बनता है, फीलिंग आता है लोग कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, नाम से दिख जाता है। नितेश पांडे, बिल्कुल। सिद्धिका, यास्मीन, आनंद राज, अर्चना, हिमांशु। हमारी ब्रेकफास्ट आपने देखी? 2 मिनट का ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। 5 मिनट लगता है, 2 मिनट तो वैसे ही है, बट 5-7 मिनट तो लग ही जाता है। आकांक्षा, बेनू, राधे राधे। अंकुर, 2022 के करंट अफेयर की चिंता नहीं करो। प्रियंका सिंह शेखावटी से आप हो, झुंझुनू चुरू। कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा होगा? क्वेश्चन बैंक तो जो भी यूपीएससी के प्रश्न को डायरेक्ट पब्लिश कर रही है वो क्वेश्चन बैंक अच्छा होगा। लेकिन क्वेश्चन बैंक में जो उत्तर लिखे होते हैं ना, वो शफीक, तुम पहली बार लाइव हो, तो जो क्वेश्चन बैंक में आंसर लिखे होते हैं उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और आपको चाहिए कि यूपीएससी जो आंसर शीट निकालती है पीटी के प्रश्न का, या बीपीएससी या यूपी पीसीएस राजस्थान जो अपना आंसर शीट निकालती है,
उसको देखने का कोशिश करो। तो वेबसाइट्स का यूज़ करो ना। अब वो टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है जब हम लोग इस तरह से किताबों पे और मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे। वो टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आने वाला जनरेशन्स तो शायद लिखे भी ना, वो तो शायद टाइप ही करे। वो लिखने का आर्ट ही हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। कुछ हज़ारों साल बाद की बात की जा रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि, थैंक यू अमित, लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग एक मेंटल कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे मान लो कि हम आपको देखें और आप हमको देखें, तो कैसे पशु पक्षी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो बिना शब्द कहे भी कम्युनिकेशन होता है। तो इस तरह से मेंटल कम्युनिकेशन भी, मानसिक संचार भी होगा और बहुत कुछ बदलने वाला है आने वाले टाइम में। करंट अफेयर का पीडीएफ नहीं मिला है सर। करंट अफेयर का पीडीएफ आज हम भिजवाते हैं, कोशिश करते हैं कि आज चला जाए। अभी से चिंता नहीं करो आगे के विषय में। थैंक यू प्रार्थना। ओके, टेलीपोर्ट, बिल्कुल सही। प्रेम चौरसिया सही लिख रहा है। करंट अफेयर का चलो, ओके, थैंक यू। इंटरेक्शन हो गया आपसे और हम लोग अब चलते हैं चाइना के ऊपर में। और चाइना पे आपने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये आप देखो, ये हमारा चाइना का एक मैप। और हमने आज कुछ विशेष चाइना के मैप निकाले क्योंकि आपको कल समस्या हो रही थी। आपको प्रॉब्लम हो रहा था कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि लोकेशंस का है। जैसे मैंने कल शांग्सी शेंगसी बोला था, तो आप देखो ये हमारा शांग्सी है, ये हमारा सैंगशी है। तो सांगशी और सैंगशी यही कोयला का प्रोविंस है, इसमें साफ दिख रहा है ना। तो आपके ज़्यादा समझने के लिए, बेहतर दृश्यता के लिए हमने कुछ अलग मैप्स निकाले और आप इसको देखो और देखो कैसे है, क्या है। और चाइना के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले तो हमने आपको दिखाया था कि ये हमारा है जो उत्तर पूर्वी भाग है, जिसको हम लोग मंचूरिया कहते हैं। ये भाग पूरा मंचूरिया है। मंचूरिया में इसमें साफ दिख रहा है कि 3 स्टेट्स सम्मिलित हैं। लेकिन आपको इतना नहीं याद रखना है। इतना स्टेट याद रखोगे फिर तो एक दिन पागल हो जाओगे। बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मंचूरिया है और मंचूरिया में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद्य क्या है वहाँ का। तो उत्पाद्य में हमने आपको 2 बताया। पहला तो गाओलिन और सोयाबीन था, जो कृषि उत्पाद्य था। फिर हमने इंडस्ट्री और माइनिंग की बात की और लौह इस्पात उद्योग और जापान ने कैसे उपनिवेश बनाया। मकडेन ट्रायंगल क्या है, साउथ मंचूरिया क्या है, ये मैंने आपको बताया था। तो यही जो थर्ड है ना, इसी को हम लोग साउदर्न मंचूरिया भी कहते हैं। तो ये साउदर्न मंचूरिया चाइना का सबसे बड़ा, सबसे वृहत लौह इस्पात उद्योग का केंद्र यहीं मिलता है। लियाओनिंग प्रोविंस कहते हैं उसको। तो लियाओनिंग प्रोविंस में वो मकडेन ट्रायंगल है। इतना तक कल आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा झलक दिखा देते हैं चाइना का, कि चाइना को और कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो, ये जो हुबेई है, ये देखो, ये जो हुबेई प्रोविंस है, हुबेई प्रोविंस है। और सांगशी और ये जो सांगसी शेंगसी वाला ये पूरा भाग है। और हैनान है। और आनहुई से लेकर के हम लोग जब इस पूरे भाग को, शंघाई को नीचे छोड़ना है, ये लाइन देखो, शंघाई के ऊपर से आनहुई और ये पूरा सांगशी शेंगसी को लेकर के ये जो भाग हमने आपको दिखाया है, इसको कहते हैं उत्तरी चाइना। कल आपने देखा था नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, आज आप देख रहे हो उत्तरी चाइना क्या है। तो ये भाग यहां से ये पूरा, ये भाग उत्तरी चाइना के अंतर्गत आएगा। यह है नॉर्दर्न चाइना। तो अब आप लिखो चाइना का दूसरा डिवीजन, उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न चाइना। बिल्कुल शो रहा है प्रार्थना। 8 तारीख को
8 दिसंबर को आएंगे। सुशील को नमस्कार। चलो ओके, तो ये जो हमारा पार्ट है ये नॉर्थ चाइना कहलाएगा। अब नॉर्थ चाइना का स्टडी किया जाए तो ये देखोगे तो छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए हैं, और जितने भी बड़े शहर हैं, नगर हैं, चाहे यहाँ पे बीजिंग हो, ये बीजिंग कैपिटल यहाँ आपको दिख रहा होगा, बीजिंग कैपिटल। यहाँ पे देखो ये बीजिंग कैपिटल आपको दिख रहा होगा, और तियानजिन दिख रहा होगा। बीजिंग और तियानजिन ये दोनों को ट्विन सिटी कहते हैं। ये ट्विन सिटी कहलाता है। बीजिंग और तियानजिन, तियानजिन दोनों मिलकर के ट्विन सिटी कहलाता है। तियानजिन पोर्ट है, यह है पोर्ट ऑफ बीजिंग। बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग भी था। आप लिखते जाओ इन चीज़ों को, सिर्फ सुनो नहीं, छोटा छोटा जॉटिंग करते रहना चाहिए। ट्विन सिटी कौन है? बीजिंग प्लस तियानजिन। तियानजिन एक पोर्ट सिटी है, और बीजिंग कैपिटल है जिसका पुराना नाम पेकिंग भी था। पुराना नाम उसका पेकिंग भी था। अब यहां देखो, यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा नॉर्थ चाइना में कुछ और चीजें। तो नॉर्थ चाइना में लिखो, नॉर्थ चाइना में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो ये जो भाग है ना, ये कहलाता है शानडोंग पेनिनसुला। तो आप लिख लो शानडोंग प्रायद्वीप। शांगडोंग प्रायद्वीप, पता नहीं द्वीप शायद दीर्घ होगा। शांगडोंग प्रायद्वीप पर मिलता है लोहा। ये जो भाग है ना, ये आगे का निकला हुआ भाग है जहां पे हम कलर कर रहे हैं, यही लोहा का माइनिंग का एरिया है। ये शानडोंग, ये शानडोंग लौह अयस्क के माइनिंग का एरिया है। और लोहा हुबेई में भी मिलता है, यहां भी लोहा है। तो लोहा का एक और माइनिंग सेंटर हुबेई है। अब कितना अच्छा है देखो, शांगसी शेंगसी में कोयला, हुबेई शानडोंग में लोहा, और यहां भी लौह अयस्क, और सारे लौह इस्पात इंडस्ट्री यहीं पे, जो हमने मकडेन ट्रायंगल बताया, साउदर्न मंचूरिया बताया, वहां पर लौह इस्पात उद्योग विकसित हुए। तो लौह इस्पात उद्योग का संबंध किन दो मुख्य अयस्क से होता है, किन दो मुख्य खनिजों से होता है? मजहर, तुम्हारा तो रोज ही हम रिप्लाई करते हैं, कई बार स्क्रीन से नाम निकल जाता है, तेजी से कैच नहीं कर पाते हैं। आप लोग लिखते रहो, इस चक्कर में मत पड़ो। अब यहां देखो, शानडोंग प्रायद्वीप हो गया, हुबेई हो गया, शांगसी शेंगसी में कोयला हो गया। तो ये पूरा क्षेत्र ही खनिज से भरा हुआ है। और यहां जो हमने आपको दिखाया था बोहाई, ये था गल्फ ऑफ बोहाई, HAI, बोहाई। यहां पर है पेट्रोलियम, तो याद रखना यहां पर पेट्रोलियम भी मिलता है। शानडोंग में भी पेट्रोलियम मिलता है, शानडोंग पर भी पेट्रोलियम है। तो ये पेट्रोलियम का एरिया है जहां पर हमने डॉट्स आपको दिखाए। इस भाग में पूरे इस गल्फ के चारों तरफ पेट्रोलियम का रिजर्व है, यानी नॉर्दर्न चाइना में पेट्रोलियम का रिजर्व मिलता है। अब नॉर्दर्न चाइना में लिखना है आपको कि फसल कौन से हैं, यहां पे फसल कौन से हैं। तो अगर हम फसल को साधारण रूप से देख के समझना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण फसल यहां पर है टी, चाय। जो नॉर्दर्न चाइना है ना, ये चाय यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और चाय के साथ साथ ये वीट का एरिया है,
वीट का एरिया है। वीट होता है, जो गेहूं है वो होता है समशीतोष्ण जलवायु में, जहाँ पे थोड़ा सा तापमान 8 डिग्री से 16 डिग्री तक हो। समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ पर, तो यहाँ पे हीट होता है। और यहाँ पर हाईलैंड्स है, यहाँ पे पर्वतों का विस्तार भी है, जो हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, अभी घबराना नहीं है। अभी हम लोग आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल को ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये हैनान, शानडोंग, जिंगसू, ये सब जितना भी प्रोविंस हमको दिख रहा है ना, यहाँ पर चाय और वीट का कल्टीवेशन होता है। और पशुचारण भी है यहाँ पर जहाँ तहाँ, लेकिन पशुचारण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीट एंड टी। टी का, चाय की जो उत्पत्ति हुई है, ये चाय सबसे पहले कहाँ मिला है दुनिया में? चाइना में। ये चीन का ही देन है टी। चीन के लोग ही अलग अलग प्रकार के कहवा और चाय पीने के आदी थे, लेकिन यहाँ पे चीन के लोग ब्लैक टी पीते हैं और ग्रीन टी पीते हैं। हम लोग तो ब्लैक टी को दूध में उबाल करके उसमें चीनी डाल करके, उसमें इलायची और अदरक डाल करके क्या मसाला टी बनाते हैं और सुड़क के 1 लोटा पी जाते हैं। गांव में तो लोग 1 लोटा से कम नहीं पीते हैं। नाना जी हमारे 1 लोटा पिया करते थे सुबह सुबह उठ करके। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आदत थी सबकी। तो ये टी भारत का नहीं है। ये टी, भारत में ब्लैक टी यूज़ करते हैं, चाइना में ग्रीन टी यूज़ करते हैं। अब आपको एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। हम घूमने गए थे मुन्नार वैली। तो मुन्नार वैली में मैंने जो वहाँ पे, मेरा उद्देश्य तो था, ज्योग्राफर हैं तो उद्देश्य था कि हम अनामुडी को देखें। अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अनामुडी जाने के रास्ते में मुझे टाटा का टी गार्डन्स मिला। बहुत सुंदर टी गार्डन्स मिल रहा था। तो टाटा के टी गार्डन के फैक्ट्री में हम गए अंदर। आप भी जा सकते हो। अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे टी का, चाय का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एक है वाइट टी, गोल्डन टी, वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी। इस तरह का चाय का कैटेगरी था। तो मुझे लगा कि ये चारों अलग अलग प्लांट होंगे, लेकिन ये चारों अलग अलग प्लांट नहीं होते हैं, बल्कि एक ही प्लांट से ये सारे चाय बनते हैं। यानी जो ग्रीन टी, जिसको आप जानते हो आजकल बहुत फैशन में चला गया है, ग्रीन टी और ब्लैक टी एक ही प्लांट का प्रोडक्ट होता है, अलग अलग नहीं होता है। जो सबसे ऊपर टी का जो प्लांट होगा, उसका जो सबसे ऊपर का भाग होगा, जो एकदम कली होगा, छोटा सा, एकदम जो एकदम सबसे जो कोमल पत्ते जो निकलते हैं, उससे बनता है वाइट टी, जो सबसे महंगा होगा। तो वाइट टी को आप देखोगे तो ये कई बार 20,000 रुपये किलो, और गोल्डन टी और वाइट की टी बहुत महंगा मिलता है ये। और इसमें सेंट बहुत अलग तरह का होता है, खुशबू इसकी अलग तरह की होती है। इसको गर्म पानी में पिया जाता है, ना कि इसको दूध में उबाल के पिया जाता है। दूध ऐड नहीं करते चाय में। खैर, आप देखो, अब एक दूसरा था ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या होता है कि जो वाइट बड्स होते हैं ना, उसके नीचे में जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे बनता है ग्रीन टी। और जो तना और बड़ा बड़ा पत्ता होता है, जो समझो एक तरह का कूड़ा है उस वृक्ष, उस प्लांट का, उसको क्रश करके, उसमें थोड़ा कलर मिला के, थोड़ा सेंट मिला करके, और उसको क्रश करके, उसको छोटे छोटे ग्रेन्स में तोड़ करके मशीन के द्वारा और बनाया जाता है ब्लैक टी, जो हम लोगों के पास आता है। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि गोबर को भी कलर में डाल करके उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और उसको चाय के साथ मिला करके वो भी एक चाय बन जाता है। तो ये तरह का एडल्ट्रेशन तो भारत में चल ही रहा है। और कुछ सिटीज इसके लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, सिटी का नाम नहीं लिया जाएगा। खैर, तो ये समशीतोष्ण जलवायु में क्या होगा, वीट होगा और चाय होगा। यहाँ पर चाय वैसे आपको याद रखना है कि चाय एक उष्णकटिबंधीय फसल है ना। तो चाय इसके दक्षिणी भाग में होता है। ये जो भाग है ना, यहाँ पे चाय ज़्यादा होगा, इस भाग में चाय होगा।
और ऊपर की तरफ जाओगे तो वीट होगा। इधर वीट होता है और नीचे आओगे तो यहां पर चाय की खेती होने लगेगी। ओके, तो ये था हमारा खनिज और ये सब कुछ। अब हम लोग चलते हैं इसके तीसरे भाग में। तो तीसरा भाग है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व, तो ये पूरा भाग हम लोग ले लेंगे इसमें। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में ये सारा भाग नीचे का आ गया। और यहीं पे आपको थोड़ा सा जटिलता है और थोड़ा बहुत ध्यान से समझना है आपको कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व का जो भाग है, इसमें जो नीचे का भाग है, ये जो नीचे का भाग है बिल्कुल दक्षिणतम भाग है, यहीं पर ताओइज्म है। ताओइज्म है यहीं पर। ताओइज्म एक धर्म है, जैसे मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, वैसे ताओइज्म एक फेथ है। तो ये जो दक्षिणी भाग है यहां पर ताओइज्म है। और इसके ऊपर का जो चाइना है, इस पूरे चाइना को ए रिलीजियस कहते हैं, यानी चीन का कोई धर्म नहीं है। चीन में 90% लोग धर्म को नहीं मानते हैं और भगवान की पूजा नहीं होती है। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे नहीं होते वहां पर। वहां पे जो सरकारें हैं वो कहती हैं कि आर्थिक क्रियाओं को और मानववाद को, इन दोनों को ही मान करके चलना है। और किसी भगवान की पूजा, किसी व्यक्ति की पूजा, किसी प्रॉफिट से एफिलिएशन, कोई राम कृष्ण का भजन, कोई सूफी संत का कव्वाली, ये सब कुछ नहीं होता चाइना के अंदर में। आपको ये बात इतना आपको ये बात समझनी होगी, समझे आप? तो ये चाइना एक ए रिलीजियस कंट्री है जहां धर्म का कोई महत्ता नहीं है। और ये गैर धार्मिक देश आपको इस कह सकते हो। यानी दुनिया के लगभग 1.5 बिलियन लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते। और ये सारे लोग चाइना में मोस्टली रहते हैं। और चाइना आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से कर रहा है। हमारे यहाँ भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। ओके, अब आप देखो तो ये जो भाग हमने अब ताओइज्म का ध्यान रखना है कि ताओइज्म यहां पर आपको जानना है। अब चाइना का जो ये भाग है, यहां पर फसल कौन सा होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है टी, और उससे भी इंपॉर्टेंट होगा राइस। मतलब मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि राइस और टी। ऊपर में यहां पे आओगे, ये मध्य वाले भाग में सेंट्रल चाइना जैसा लग रहा है हम ये, तो सेंट्रल चाइना में ये अगर नीचे ताओइज्म वाले भाग को छोड़ दो तो ये साउदर्न हो गया और ये सेंट्रल हो गया। तो सेंट्रल चाइना में 2 फसल मुख्य रूप से हैं। पहला है टी, दूसरा है शुगर केन, और ऑब्वियसली राइस भी वहां पर होता है। तो ये 3 फसल हैं। और नीचे आओगे, बिल्कुल दक्षिणी भाग में आ जाओगे, साउदर्न चाइना में, ये है तुम्हारा सेंट्रल चाइना। और अगर साउदर्न चाइना में आओगे निचले वाले भाग में, तो यहां पर है राइस। ये राइस की खेती की जाती है इस भाग में, समझ गए? तो ये राइस की खेती। बिल्कुल नहीं, कोई भी भगवान को नहीं मानता है चाइना में। आपका भगवान के ऊपर में कई प्रश्न आने लगता है। बुद्धिज्म यहां पर नहीं है, बुद्धिज्म नहीं है दीपक आर्या। ये एक मीथ है लोगों का। बहुत 1% चाइनीज लोग भी नहीं है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म तिब्बत में है। अब तिब्बत को चाइना का अंग माना जा रहा है, तो बुद्धिज्म तिब्बत में हो गया, कुछ प्रोविंसेस में हो गया। अभी हम बात करेंगे डिटेल से। चाइना में बुद्धिज्म नहीं है, बहस नहीं करो। चाइना ए रिलीजियस है, भगवान को नहीं मानते वहां पर, धर्म की सत्ता नहीं है वहां पर। और जब आइंस्टीन ने कह दिया कि भगवान नहीं है, तो तुम और तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे जो लोग हैं आसपास में, उनके भजन गाने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा भगवान कौन है पता है तुमको? सबसे बड़ा भगवान वो है जो तुम्हारा दोस्त है,
जो तुम्हारा हितैषी है, जो तुम्हारी मदद कर रहा है, असली भगवान वही है, साक्षात भगवान वही है, और कोई भगवान नहीं है। ओके भाई, हम नहीं कह रहे हैं, आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े लोग कह गए, बुद्ध कह गए। बुद्ध से जब आनंद ने पूछा कि भगवान है क्या, बुद्ध जैसे विद्वान से 14-15 साल तपस्या किया, कोई राम कृष्ण, कोई शिव विष्णु, कोई नहीं आया उनके पास कि बेटा आशीर्वाद मांगो, कोई नहीं आया। तो बुद्ध इतने वर्ष तपस्या के बाद जब राधा के हाथ से, या क्या नाम था उसका, राधा के हाथ से खीर खाते हैं, और जब उनकी आत्मा संतुष्ट होती है, जब उनकी जिह्वा और उनका उनकी जो अंतरात्मा संतुष्ट होती है, तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त होता है। तब उन्होंने आनंद को कहा कि भगवान है या नहीं मालूम नहीं, मध्यम मार्ग में चले गए। न तो भगवान की सत्ता को मना कर रहे हैं, न वो मान रहे हैं, बीच में चले गए। पूछा गया आत्मा क्या है, तो आत्मा की सत्ता को भी वो बीच में मध्यम मार्ग में चले गए हैं कि आत्मा है या नहीं है, तो उसके बीच में चले गए कि वो नहीं है, शायद पता नहीं, नहीं है शायद, मुझे तो नहीं मिला। बुद्ध साफ कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं मिला। सुजाता नाम था उसका, राधा नहीं, सुजाता के हाथ से खीर खाया था। बोध गया में जिस वृक्ष को बाद में शशांक नामक एक शैव था जिसने कि काट दिया था उस वृक्ष को। ये जो वृक्ष अभी बोध गया का है वो अलग वृक्ष है, वो पुराना वृक्ष नहीं है, पौराणिक वृक्ष नहीं है। समाज को चलने के लिए आस्था की जरूरत नहीं होती है, समाज को चलने के लिए नियम कानून संविधान की जरूरत होती है। आप गलत समझ रहे हो। समाज को चलाने के लिए आस्था को, जितने समाज आस्था से चल रहे हैं वो सब समाज डूब रहे हैं। आप ट्राइबल समाज को देखो, ट्राइबल समाज आस्था से चलता है, प्रगतिशील नहीं होता। आप पश्चिम एशिया को देखो, अगर वहां पेट्रोलियम का पेट्रो डॉलर को हटा दिया जाए तो क्या हालत हो जाएगा वहां के देशों का, फिर वही मध्ययुगीन सभ्यता में लौट आएंगे। आपने देखा कि मध्य एशिया में या इन देशों ने क्या कोई साइंस दे दिया दुनिया को? क्या आस्था साइंस दे देती है? आस्था अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, इसका ध्यान रखो। ये तो धन्य है यूरोपियन लोग जिन्होंने एक एक ये बल्ब से लेकर के ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये धार्मिक लोगों ने नहीं दिया है। धार्मिक लोग इसका यूज करते हैं सिर्फ, या कहो मिसयूज करते हैं इसका सिर्फ। भाषण देंगे, सुबह उठ करके संस्कार चैनल खुल गया, बाबा आकर के भाषण दिए जा रहे हैं। अरे अगर अपने मन को सार्थक कर्म में तुम लगाओगे तो वैसे ही मन प्रसन्न चित्त रहता है। उसके लिए किसी भी आस्था की कोई जरूरत नहीं है। खैर, आस्था अंधकार की ओर ले जाती है। ज्ञान एकाएक कैसे मिल गया? ज्ञान जब 14 वर्ष तपस्या के बाद उनको कुछ नहीं मिला, उसी को ज्ञान उन्होंने कहा है। बुद्ध ने ज्ञान किसको कहा है कि 14 वर्षों के संघर्ष तपस्या के बाद जो समझ में नहीं आया कि क्या है, तब उसी को उन्होंने ज्ञान कहा। तब वो उठ गए कि ये तपस्या से, ये कर्म कांड से, ये भगवान का भजन करने से, ये ऊपर वाले का स्मरण करने से कुछ नहीं हो रहा है। शरीर गल रहा है, तन एक दिन चला जाएगा और कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। खीर बचाएगा, क्या नाम था उसका, नाम फिर भूल गए, सुजाता बचाएगी। चलो छोड़ो ये सब बातें आप लोगों के अभी समझ में नहीं आएंगी और शायद कभी भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके एक गुरु हम और आपके चारों तरफ जो समाज बैठा है ना, वो महागुरु। वो आपको इंसान नहीं बनने देगी, वो आपको जाति धर्म में तोड़ तोड़ करके ही समझाएगी कि बेटा तू ये है, बेटे तू ये है। चलो कोई नहीं। यहां देखो, ये टी और राइस का बेल्ट है, और यहां पर आओ खनिज देखते हैं। तो यूनान है ये, इसको कहते हैं मिनरल कैपिटल ऑफ चाइना। लिखते जाइए, ये है मिनरल कैपिटल ऑफ चाइना। और यहां पर मिलता है अलौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक खनिज का यहां भंडार है यूनान में। यूनान एक पठार है, मैंने इसका जिक्र भी किया था। यह एक पठार है जहां से वो मेकोंग नदी निकलती है। मेकोंग नदी यहीं यूनान से निकलती है, मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा शायद। तो यूनान के पठार में अलौह धात्विक खनिज है, यानी यहां पर क्या क्या है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर वो भी है, प्लेटिनम है,
यूनान में यूरेनियम है। तो यूनान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसे आपके यहाँ सिंहभूम का पठार है, आपके यहाँ छोटानागपुर का पठार है। तो जैसे आपका छोटानागपुर का पठार है, जैसे जैसे भारत में छोटानागपुर का पठार है, वैसे ही यूनान का पठार है, जो खनिज के लिए पूरे चाइना में सबसे महत्वपूर्ण है। यूनान को याद रखना है, यूनान भूलना नहीं है। अब यहां देखो, गुइझाऊ है एक, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, यूनान था। और ये है तुम्हारा सिचुआन प्रोविंस। सिचुआन को हम लोग कहते हैं राइस बाउल ऑफ चाइना। राइस, ये चावल का कटोरा है। सिचुआन, सिचुआन को कहते हैं चावल का कटोरा। यूनान है अलौह धात्विक मिनरल कैपिटल ऑफ चाइना। लिखना शुरू करो सब। सिचुआन राइस बाउल ऑफ चाइना, यूनान मिनरल कैपिटल ऑफ चाइना, गुझोऊ, ये गुझोऊ है, इसको बोलते हैं टिन कैपिटल ऑफ चाइना। टिन, इसको बोलते हैं टिन कैपिटल ऑफ चाइना, गुइझाऊ, GUIZHOU। तो ये है टिन कैपिटल ऑफ चाइना। यूनान मिनरल कैपिटल, गुझाऊ चिन कैपिटल, सिचुआन राइस बॉल ऑफ चाइना, शांगसी शेंगसी एक कोल बेल्ट, शांगसी शेंगसी ये है तुम्हारा कोल बेल्ट। ये तुम्हारा हुबेई, हेनान और शांडोंग का जो भाग है, ये भाग है पूरा लोहा। ये लोहा, ये कोयला, ये चावल, ये टिन, ये अलौह धात्विक खनिज। अब देखो कि चाइना कितना समृद्ध है संसाधन में। मैंने कल बताया था कि चाइना का जनसंख्या भारत के जनसंख्या के अब लगभग बराबर हो चुका है, लेकिन चाइना का लैंड एरिया कितना ज़्यादा है, कितना एरिया उसके पास ज़्यादा है, कितना प्रोडक्टिव सॉइल है, कितनी नदी घाटियां हैं, सारी कितनी लंबी लंबी नदी घाटी परियोजनाओं पर अभी हम बात करेंगे। तो अभी चाइना और भारत के रिसोर्स की तुलना देखोगे तो भारत बहुत बुरे हालत में जा चुका है और जनसंख्या वृद्धि यहाँ तबाही के तौर पे बिल्कुल चारों तरफ। लेकिन कोई राजनीतिक नहीं कहेगा इस बात को। ये अर्थशास्त्री भी कहने में संकोच करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो गरीब जनसंख्या है ना भारत की, वही गरीब जनसंख्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करती है। सस्ता श्रम है हमारे पास, तो सस्ता श्रम होने के कारण जो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। लेबर कॉस्ट बहुत कम लगता है इंडिया में, तो प्रोडक्ट कम है। और हमारे यहाँ देखो इंडस्ट्री से ज़्यादा सेवा क्षेत्र का विकास हो गया है। यानी ठेला चलाने वाले लोग, दाई, मेड, सर्वेंट्स, कार ड्राइवर, ऑफिस में प्यून, इनकी संख्या पूरी भरी हुई है। और ये तो खुश रहते हैं कि चलो हमारा पेट भर गया, यही बहुत है हमारे लिए। ये कभी प्रगतिवाद की तरफ नहीं सोचते। इनके पास आर्थिक समस्या अगर है भी, तभी अगर ये एक संतान पैदा करें और 2 संतान ही मान लो पैदा करते हैं, उन्हीं को कंप्यूटर थोड़ा सिखा दें, थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो कम से कम अगर आप मजदूर थे तो आपका बेटा तो कंप्यूटर टाइपिस्ट बन गया, वो तो 17,000 20,000 की इज्जतदार जिंदगी जीने लगा है ना, तो उसका जो बच्चा होगा वह भी आगे प्रगति करेगा। तो रास्ता तो है, लेकिन अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे वाली बात चल रही है भारत में। हिम्मत नहीं किसी को कि यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी लाए। लेकिन अगर सचमुच में दिल से अगर आप सोचोगे भारत के विषय में, तो जनसंख्या एक भीषण समस्या बन चुकी है। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन बातों से। अब देखो, अब हम लोग इसमें चाइना के कॉमर्शियल सेंटर्स को देखते हैं। फसल देख लिया, मिनरल्स देख लिया, चाइना के कॉमर्शियल सेंटर को देखेंगे। तो तियानजिन और बीजिंग 2 यहां पे हुआ। शांघाई देखो यहां पर है, शांघाई जो चाइना का सबसे विशालतम नगर है, शांघाई, वो यहां पर है।
मध्य चाइना कहते हैं इसको, सेंट्रल चाइना का पूर्वी भाग है, सेंट्रल ईस्ट चाइना है ये शंघाई। मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुंबई को हम शंघाई बना देंगे। आप अगर चले जाओगे ना शंघाई, तियानजिन, बीजिंग, छोटे छोटे शहर को, यहीं पे वुहान प्रोविंस है, अभी इसमें नहीं है, हम दूसरे वाले में दिखाएंगे जहां से कोरोना शुरू हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये जो शंघाई है, ये शंघाई यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ का कॉमर्शियल कैपिटल कहलाता है। यहाँ का ये कॉमर्शियल कैपिटल है। शंघाई। और यहाँ पे देखो फिर ये जो हांगकांग यहाँ पर दिख रहा है, हांगकांग और मैकाओ, ये सब हांगकांग यूके और मैकाओ पोर्चुगीज़ कॉलोनीज़ था। इन लोगों ने यहाँ पे बड़ा सुंदर कल्चर और बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज़बरदस्त मॉडल है हांगकांग और मैकाओ में। तो ये दो बहुत इकोनॉमिक पॉकेट्स अगर आप कहोगे तो ये। और यहाँ पर एक वुहान प्रोविंस है जो अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। ज़ीजियांग रिवर है ना, ज़ीजियांग रिवर जो निकलेगी यूनान प्लेटू से इस तरह जाएगी, तो ज़ीजियांग के ऊपर में यूनान के पास एक पॉकेट है, इसको हम लोग कहते हैं वुहान प्रोविंस। वुहान ये यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक इंडस्ट्रियल सबअर्ब है, इंडस्ट्रियल नगर है, इंडस्ट्रियल उपनगर है, सब अर्ब, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सब अर्ब है, सबसे बड़ा औद्योगिक प्रोविंस क्षेत्र यहाँ का वुहान है। वुहान सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है, ऐसे लिख लो, सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है। और इस औद्योगिक समूह में तीन अलग अलग इसमें औद्योगिक नगर हैं, जिसमें पहला है हांगकाओ, हानयान और एक तो वुहान। ये तीन नगरों को मिलाकर के जो अर्बन एग्लोमेरेशन बनता है, जो नगरीय समूह बनता है, उसको वुहान कहते हैं। एक तो नाम वुहान ही रह गया, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है। अब ये तीनों मिलकर के एक नगरीय समूह बना रहा है ना। तो ये अर्बन एग्लोमेरेशन है, नगरीय समूह है। तो इस तरह का जो नगरीय समूह होता है वो वहाँ का चाइना का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र, रिसर्च केंद्र, सबसे बड़ा यही है। और यांगजी कियांग जो वहाँ की सबसे लंबी नदी है उसके ऊपर अवस्थित है। नदी की चिंता नहीं करो, हम सब दिखाने वाले हैं। मुझे बस इंडस्ट्रियल पॉकेट्स और जो वहाँ का सबसे डेवलप्ड एरिया है वो दिखाना है आपको। ये है ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फोर्मोसा। और ताइवान में क्या मिलता है? दो चीज़ों के लिए ताइवान पूरी दुनिया में जाना जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ताइवान में मिलता है कैम्फर। कैम्फर मिलता है। कैम्फर क्या होता है? वो जो आरती में जलाते हैं, आरती में जो जलाते हैं वो कैम्फर। क्या बोलते हैं उसको? सफेद वाइट सा होता है ना। और दूसरा है याओलिंग चाय। याओलिंग चाय। तो यहां पर कैम्फर और याओलिंग चाय दो चीजें मिलती। कपूर, बिल्कुल कपूर नहीं कहते, कर्पूर कहते हैं। कर्पूर मतलब उसी का अभ्रंश है, कपूर हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस बहुत लोगों का आ गया। तो कैम्फर और आओलिंग चाय, ताइवान में ये दो बहुत फेमस चीज़ है। ताइवान इसका एक्सपोर्ट करता है, बड़ा एक्सपोर्टर है इन चीज़ों का। और मैकाओ और हांगकांग है, ये आंत्रपौध हैं। अगर आपको आंत्रपौध याद होगा तो अच्छा रहेगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि आंत्रपौध क्या होता है। ENTREPOT। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र हैं हांगकांग और मैकाओ। ओके, तो ये था हमारा चाइना का आर्थिक शक्ति
का जो केंद्र है चाइना के अंदर में, उसको आप देख रहे थे। और अब आपको हम दिखाते हैं एक अलग दृश्य जिसमें चाइना के राजनीतिक संरचना को भी देखा जाए। थोड़ा सा चाइना की राजनीतिक संरचना को देखोगे तो आईआर पढ़ने में मदद मिलेगी, और अब तुमको आईआर और इंडिया से डिस्प्यूट और इंडो चाइना रिलेशनशिप सब बहुत समझ में आएगा। तो चाइना में चाइना का दो डिवीज़न है, चाइना का दो डिवीज़न है। एक कहलाता है हान चाइना, हान चाइना, और दूसरा है नॉन हान चाइना। जो हान चाइना है उसकी भाषा है मैंडरिन, मैंडरिन। चाइना की मूल भाषा क्या है? मैंडरिन है, हान चाइना। 90% से ज्यादा पॉपुलेशन हान चाइना पॉपुलेशन है, और नॉन हान चाइना तो मुश्किल से लेस देन 10% पॉपुलेशन नॉन हान चाइना का होगा। अब नॉन हान चाइना है वो इथनिक चाइनीज नहीं है, वो वास्तविक चाइनीज लोग नहीं हैं। ये लोग हैं अलग अलग मूल के, कोई टर्किश मूल का है, तो कोई तिब्बती मूल का है, तिब्बतो मंगोलॉइड्स है, अलग अलग मूल के लोग हैं इसमें। तो आप देखो, पहले हान चाइना में चलते हैं। हान चाइना में मैंडरिन, MANDARIN, मैंडरिन भाषा बोली जाती है हान चाइना के द्वारा। तो इनको मैंडरिन पीपुल भी कहते हैं, चाइनीज लोगों को मैंडरिन पीपुल भी कहते हैं। सब लिखते जाओ, हान चाइना, मैंडरिन भाषा। अब ये जो हान चाइना है, ये लोग ए रिलीजियस हैं। ये लोग किसी धर्म में, किसी आस्था में बहुत विश्वास नहीं करते, और ये हान चाइना यही है। जो नॉन हान चाइना है, इन लोगों का अलग अलग धर्म होगा, है ना। इन लोगों का कुछ अलग अलग धर्म होगा जिसको हम लोग नॉन हान चाइना कहते हैं। नॉन हान चाइना में आएगा बुद्धिस्ट भी आएंगे, ताओइज्म भी आएगा, इस्लाम भी आएगा, वो भी नॉन हान चाइना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो नॉन हान चाइना है, इसको चाइना ने स्वशासित, ये वाला सा होगा ना, ये रुको एक मिनट, ऑटोनोमस प्रोविंस है ये, ऑटोनोमस यानी स्वशासित, स्वशासित प्रदेश में चाइना ने नॉन हान चाइना को बांट दिया है। जैसे आप देखो, ये रहा इनर मंगोलिया, तो एक्चुअली ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया है। तो मंगोलियन लोग जो इधर रहते हैं चाइना के भाग में, उसको इसने इनर मंगोलिया, और ये मंगोल लोग, यही जो खतरनाक मंगोल लोग थे जो चाइना को लूटते भी थे, बर्बाद भी करते थे, चाइना के सिविलाइजेशन पे कई बार अटैक किया। तो ये मंगोल का ये पूरा ब्लू कलर का भाग देखो तुम, कितना बड़ा एरिया है, जो कि इनर मंगोलिया कहलाता है। तो ये इनर मंगोलिया हो गया। अब ये जैसे जिंगजियांग है, इनर मंगोलिया मंगोल्स हो गए, जिंगजियांग प्रोविंस है, इसको कहते हैं चाइनीज टर्किस्तान, चाइनीज टर्किस्तान। चाइनीज टर्किस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे जो जिंगजियांग प्रोविंस में, इसको एक और शब्द से सिंकियांग भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, पुराने नाम में सिंकियांग भी मिलेगा। तो ये कहलाता है चाइनीज टर्किस्तान। और यहां पर जो धर्म है वो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है। और यहां पर जो जनजाति रहती है उसको युघूर कहते हैं, युघूर कहते हैं, युघूर जनजाति यहां पे रहती है। और एक और जनजाति है जुंगारियन, जुंगारियन जनजाति रहती है। आप लोग बहुत शांति से और ध्यान से इसको देखते रहो कि जिंगजियांग या सिंकियांग लिखते भी रहो, जिंगजियांग, सिंकियांग एक ही प्रोविंस है, एक ही नाम है।
और जिंगजियांग को कहते हैं चाइनीज टर्किस्तान। टर्क लोग यहाँ पे रहते हैं, इस्लामिक लोग हैं यहाँ पे। और जो जनजाति है उसको कहते हैं युघूर, ये युघूर ट्राइब है। और युघूर ट्राइब के साथ एक और ट्राइब रहता है जुंगारियन। तो युघूर ट्राइब और जुंगारियन ट्राइब इस जिंगजियांग के भाग में रहता है। और ये और यहाँ पर कई जगह हैं, जैसे पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, चाइना का ये भाग डेजर्ट है कि कैसा है, हम लोग भौतिक भूगोल में इसकी बात करेंगे। अभी याद रखो कि सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है चाइना का, अभी और अंदर में जाएंगे, इसके भौतिक मैप में भी जाएंगे और जिंगजियांग के विषय में और भी डिटेल बताएंगे। यहाँ देखो, तो ये इस्लामिक स्टेट का डिमांड करने लगा। ये तो एक पता नहीं क्या है कि जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो करता है वहाँ पर अलग स्टेटहुड का डिमांड शुरू हो जाता है। तो ये तो अच्छा नहीं है किसी भी पर्सपेक्टिव से देखोगे। दुनिया में तो सारे भाग जो दुनिया में रक्त रंजित हैं वो कहीं ना कहीं ये इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश और पुराने कानून को लगाने की कोशिश और एक धारा में चलने की कोशिश, तो ये कितना सार्थक है, कितना सही है, ये तो पूरे मानव समुदाय को ही सोचना होगा। रोहिंग्या का भी जो प्रॉब्लम था वो यही था और इसी कारण रोहिंग्या को वहाँ पर लोग मारने भी लगे। अंत में रोहिंग्या जो कि माइनॉरिटी थे वहाँ से निकल करके भागे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में हर संस्कृति के लोग आपस में सुख से मेल जोल रखें और दूसरे संस्कृति के प्रति जब तक रिस्पेक्ट का भाव नहीं रखेंगे, जब तक आदर का भाव नहीं रखेंगे, जब तक दूसरे संस्कृति से प्रेम नहीं करेंगे, दूसरे संस्कृति में जा कर के अंदर देखेंगे नहीं, उसकी भी उपासना करने के लिए फ्रीडम अगर एंजॉय नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नहीं है समाज के लिए और मानव समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम लोग मेरे सब स्टूडेंट हो, सब लोग दूसरे की संस्कृति को भी उतना ही प्यार करना है। और भारत में संप्रदायवाद का जो बढ़ता हुआ तस्वीर मुझे दिखता है, वो चाहे हिंदू कम्युनलिज्म हो चाहे इस्लामिक कम्युनलिज्म हो, ये दोनों ही, हिंदू कम्युनलिज्म भी पहले से ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। ये बहुत ही हृदय विदारक चीज़ें हैं और जो भारत का मूल स्वरूप है वो कैसे इंटैक्ट रहे उसके लिए सबको मिलजुल करके कोशिश करना है। तो सबको सीखना है, ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, सब कम्युनिटी को सीखना होगा कि कैसे रहना है प्रेम से और एक दूसरे के संस्कृति को रिस्पेक्ट करके। तो यहाँ भी देखो इस्लामिक स्टेट का डिमांड हो गया। चाइना क्या करेगा? चाइना यही करेगा कि चाइना ने यहाँ पर जितने भी मस्जिद थे, आप इस रिपोर्ट को देखो, चाइना ने जितने भी मस्जिद थे वहाँ से पूजा पाठ हटवा करके अजान वजान की प्रक्रिया को हटा दिया और वहाँ पर उसने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, साइंस रिसर्च का सेंटर सब में खुलवा दिया। ओके, तो ये जब सारा रिसर्च सेंटर खुल गया, जब ये सब कुछ वहाँ पे सारे बच्चे थे उनका टोपी हटवा दिया, दाढ़ी उनका मुड़वा दिया, तो चाइना को लोगों ने बड़ा ब्रूटल और बिल्कुल ये बंद, कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आता है वहाँ से, लेकिन वहाँ पे जाके अंदर से पत्रकार लोगों ने कुछ कुछ बना करके वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो अब तो जो अगला जनरेशन है वो भूल ही गया है कि हम लोगों को क्या करना है, और जो नए बच्चों की पीढ़ी है वो तो आर्थिक क्रियाओं में, एसी कार में, बड़े फ्लैट्स में, हवाई जहाज में उड़ने की अपनी पूरी कल्पना और वही कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्रगति हो गई है इस क्षेत्र में। चाइना ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जबरदस्त डेवलपमेंट किया है जिंगजियांग में। इसका वीडियोज उपलब्ध है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे डाल करके जिंगजियांग प्रोविंस की समस्या क्या थी और अब चाइना ने क्या समाधान निकाला। दूसरा देखो, ये तिब्बत है, ये बुद्धिस्ट कंट्री है, इसको हम लोग बुद्धिस्ट कंट्री कह सकते हैं। कंट्री मतलब यहाँ देश नहीं होगा, प्रांत को भी, राज्य को भी कहा जाता है बुद्धिस्ट कंट्री। तो ये तिब्बत है। अब तिब्बत का कनेक्शन भारत से तो बहुत पौराणिक है, लेकिन है ये चाइना का भाग और यहाँ जो तिब्बतन मोंगलोइड्स हैं वो रहते हैं। अब तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है वो बुद्धिज़्म भी बहुत रूढ़िवादी बुद्धिज़्म है, बहुत कर्मकांडी बुद्धिज़्म है। वहाँ भी, हालांकि वहाँ पे बुद्धिज़्म तो कभी हिंसा नहीं सिखाता है ना, तो वहाँ के लोग हिंसक बिल्कुल नहीं हैं। वो हाथ जोड़ करके ही बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उद्वेलित नहीं होते हैं, कोई मूवमेंट इस तरह का हिंसात्मक नहीं होता है। तो कोई खून खराबा नहीं है तिब्बत में। लेकिन वहाँ दलाई लामा है, उन्होंने अपनी जो तिब्बत लोगों की समस्या है उसको आगे रखा है। दलाई लामा हमारे देश में 2 लोगों के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे, शायद आपको मालूम नहीं होगा। एक तो APJ कलाम, हमारे देश का अगर हर बच्चा अगर APJ कलाम को अगर फॉलो करता है ना, तो ये हम लोग तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज हमारे पास सिर्फ एक ही रोल मॉडल है
स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल है। भारत में एक ही महान इंसान पैदा लिया, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3 4 5 दशक में, गांधी के बाद अगर कोई पैदा लिया तो सिर्फ और सिर्फ एपीजे कलाम पैदा लिए हैं। मरने के समय एक पुराना कोट और कुछ वस्त्र शेष रह गए उनके पास, कुछ नहीं था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतना बड़ा साइंटिस्ट, न एक घर, वो इंसान जैसा भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर एपीजे कलाम के शब्दों को भी फॉलो करोगे, उनके विषय में जानना चाहोगे, उनके गांव चले जाओ कभी घूमते फिरते, हम तो अन्ना हजारे गांव भी गए हैं, उनके यहाँ भी गए हुए हैं, तो देखा है उनकी सादगी और इन सारी चीज़ों को किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो किसी ऊपर वाले का अवतार ही होता होगा, ऐसा मान के चलना है। इतने गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। तो ये बुद्धिस्ट कंट्री है और तिब्बत का भी अपनी समस्या, ये भी स्व प्रशासित है। फिर किंगहाई है, ये भी ऑटोनोमस है। फिर ये सिचुआन भी ऑटोनोमस है। इस तरह से कई ऑटोनोमस प्रोविंस, गांगसू भी ऑटोनोमस प्रोविंस है। तो जो चाइना का इधर वाला भाग है, जो पश्चिमी चाइना का भाग है, वो मोस्टली ऑटोनोमस है। और जनसंख्या का घनत्व तो इधर नहीं मिलता है। जनसंख्या का घनत्व तो सिर्फ तट के पास, आप देखोगे तट के पास पूरी जनसंख्या इसकी 80% जनसंख्या इधर ही रह रही है, नहीं तो नदी घाटियों में रह रही है। और यहाँ पर तुम्हारा वांगे रिवर है, और यहाँ पर तुम्हारा यांगजी क्यांग रिवर है, और नीचे में एक सिंग क्यांग रिवर है। तो चाइना में 1, 2 और 3 नदी घाटियां हैं। ये 3 नदी घाटियां हैं। ओके, तीनों नदी घाटी, और यहीं पे इस नदी घाटी में जो चाइना की मूल सभ्यता थी उसके विषय में भी थोड़ा लिख लो। तो चाइना की मूल सभ्यता जो यहाँ वांगहो नदी में निकली थी, इनर मंगोलिया वाले इस भाग में जो सभ्यता बनी थी, इसका नाम था कसगर। मंगोलिया की सभ्यता भी कहते हैं इसको, और खोटान। कसगर और खोटान यहाँ पर दो, जैसे भारत में कैसे इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन था, कैसे मेसोपोटामिया था, उसी तरह से कसगर और खोटान 2 सिविलाइजेशन यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलना है, देखना है हम लोगों को भौतिक मैप में। और भौतिक मैप में अब आप निकालो एटलस, और अब चाइना को देखते हैं। सब लोग एटलस निकालो। तिब्बत को चाइना से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। तिब्बत को नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे दुनिया के, जिन्होंने तिब्बत को घोषित कर दिया कि यह चाइना का एक अभिन्न अंग है। तो भारत इस पॉलिसी को नहीं मानता है। कुछ लोग हमारे YouTube चैनल पे गए हैं और वहाँ पे उन्होंने देखा है कि सर का बाइक चलाना और कुकिंग करना, तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसको हम पढ़ इसलिए नहीं रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, आपका कमेंट बिल्कुल शो कर रहा है। हमारा YouTube चैनल, इंद्रानी पूछ रही है कैसे है, तो वो कुछ नहीं, नाम टाइप करो ना, आलोक रंजन IAS दिगमनी एजुकेशन, तो अपने आप YouTube चैनल कोई ना कोई खुलेगा ही, एक ही है। मेरा YouTube चैनल तो अभी कुछ 1 महीने 2 महीने पहले ही मैंने लॉन्च ही किया है, जिसमें मोटिवेशन और नॉलेज और UPSC के साथ साथ हेल्थ, फूड, लाइफ, ज़िंदगी, घूमना, सब कुछ उसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक टीचर एक रोल मॉडल होता है। और एटलस निकालो, 64 पेज नंबर।
दिग्मणि मतलब क्या होता है? दिग्मणि का मतलब होता है सूर्य, जो दिशाओं का मणि है। हम एक ही प्रत्यक्ष गॉड को मानते हैं, और वो प्रत्यक्ष गॉड कौन है? सूर्य। सूर्य अगर ना हो, सूर्य एक तारा है। ठीक है मजहर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मजहर लिख रहा है कि मुझे अब ज्योग्राफी अच्छे समझ में आ रही है। तो ये हमारा जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है ना, ये समझाने वाला ही क्लास है। इस क्लास को आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको एक फील गुड फैक्टर क्रिएट हो रहा है कि अब मैं दुनिया को जानता हूं यार, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं भाई, अब मुझे IR पढ़ा लो, अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ा लो, अब मुझे कोई न्यूज़ पढ़ा लो, अब मुझे अखबार पढ़ा लो, ये सब मैं कर सकता हूं, है ना। तो ये आपको करंट अफेयर की तैयारी, आपको करंट अफेयर की तैयारी क्या है, उसको पढ़ते रहना है, चाहे 2024 में एग्जाम दो या 30 में। पढ़ने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। ऑक्सफोर्ड में 75 पेज। ओके प्रतिभा, एक डाउट क्लास रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा डाउट क्लास। ओके, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग चाइना के मैप में चलते हैं, और चाइना का बड़ा वाला मैप में जाना है आपको, छोटे वाले मैप में नहीं जाना। जो चाइना का एक संपूर्ण मैप है, चाइना का पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों मैप एक ही मिलेगा, उस मैप में जाना है आपको। अभी कैलाश पर्वत भी दिख जाएगा। दिग्मणि का शब्द को मैंने बनाया था जब हम ग्रेजुएशन में थे, तभी मैंने इस शब्द को बनाया था। दिग्मणि डिक्शनरी का शब्द नहीं है। दिग्विजय मेरे फादर का नाम है और मणिमाला मेरी माताजी का नाम है, तो दोनों के नाम के पहले 2 शब्दों को मैंने जोड़ करके दिग्मणि बनाया था। और मेरी उस समय कल्पना थी कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का निर्माण करूंगा, और देखो सपना हमारा साकार है, और मेहनत कर रहे हैं, इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। चलो चलो देखते हैं, और देखते हैं, शायद हमारे पास एक मैप और है चाइना का। इस मैप को देखते हैं। इस मैप में तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन चलो फिर भी कुछ कुछ है इसमें, इसके आधार पे भी दिखाया जा सकता है। अरे मेरे भाई, क्या हो रहा है ये? तो चाइना का ये मैप है। एटलस में 51 नंबर पर है। आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, इतने से ही आप संतुष्ट रहो अभी। और हम लोग मैपिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हिमालय के उत्तर चलते हैं। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। आपको मिला या नहीं, मुझे यस लिख करके बताना। बहुत शांति से, जितने भी नए लोग हैं, हमने चाइना के पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैप को समझाया। अब आपको चाइना का भौतिक मैप
करवाने जा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, तिब्बत मिला। अब तिब्बत के पठार पर अगर आप देखोगे पश्चिम की ओर, ध्यान से सुनोगे तभी दिखेगा, तिब्बत के पठार पर पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब आपके बाएं हाथ की ओर। हम इसको बोर्ड पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, तिब्बत के पठार के पश्चिम की ओर आपको मिलेगा मानसरोवर झील, राका झील, कैलाश पर्वत, काराकोरम मत जाओ, काराकोरम तो भारत में घुस गए। मानसरोवर झील, राका झील, अगर राका नहीं दिख रही है झील यहां पे, परेशान नहीं होना है क्योंकि बाद में फिर दिखा देंगे, लेकिन मानसरोवर झील दिखना चाहिए। और मानसरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है। कालिदास ने लिखा है आ कैलाशात, भारत का जो वर्णन किया है, तो भारत में कैलाश पर्वत भारत का अंग था, मानसरोवर भारत का अंग है। लेकिन अब राजनीतिक विभाजन क्रम में, उपनिवेशवाद के क्रम में ये सब चीजें अलग अलग कट छट गई हैं। ओके, तिब्बत के उत्तरी भाग में एक पर्वत है, उसको कहते हैं कुनलून शान। कुनलून शान, कुनलून शान और हिमालय के बीच में जो पठार है वही तिब्बत है। यानी तिब्बत की उत्तरी सीमा कुनलून शान है और उसकी दक्षिणी सीमा हिमालय बनाती है। वेरी गुड, कुनलून शान मिलेगा। अब कुनलून शान को पकड़ करके चाइना के अंदर जाओ, पूर्व की ओर। कुनलून शान को पकड़ लो और उसी को लेकर के अंदर जाओ तो मिलेगा ग्रेट किंगहन माउंटेन। कुनलून शान का ही विस्तार है वो, चाइना के अंदर तक ये चाइना के अंदर तक ये चला जाएगा पर्वत। कुनलून शान छोटा नहीं है, बहुत ही लंबा है। अब कुनलून शान पर्वत हिमालय से पुराना है। हिमालय की उत्पत्ति हुई लगभग 25 से 45 मिलियन वर्ष पूर्व, आगे पढ़ाएंगे आपको। जबकि कुनलून शान की उत्पत्ति हुई, जो कुनलून शान पर्वत है उसकी उत्पत्ति हुई है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, है ना। तो अगर आप देखना चाहो तो काराकोरम, भारत में जो काराकोरम लद्दाख रेंज है, कैलाश रेंज है, और जो कुनलून शान है, और कुनलून शान के आगे का भाग, पूर्वी भाग जो किंगहन माउंटेन्स है या किनलीन माउंटेन होगा, किनलीन, उसको सिनलीन भी कहते हैं, लेकिन किनलीन आप याद रखो, किनलीन माउंटेन। कृप्ति को कुछ नहीं मिल रहा है, वेरी गुड। कौन सा मैप लेके बैठ गए हो आप? चलो कृप्ति फिर से करते हैं, जितने लोगों का छूट रहा है वो फिर से देखो, मैपिंग को रिवाइज करवाते हैं, रिपीट कर रहे हैं। आपके सुख में मेरा सुख है,
आपके सीखने में मेरी खुशी है। फिर से करो। हिमालय के उत्तर में तिब्बत, तिब्बत के पश्चिमी भाग में दो झील, मानसरोवर और राका। मानसरोवर से पश्चिम जाओगे तो मिलेगा राका, पश्चिम दक्षिण पश्चिम। उसके बाद तिब्बत के उत्तर में मिलेगा कुनलून शान, और कुनलून शान का पूर्वी भाग देखोगे तो मिलेगा किनलीन, किनलीन पर्वत। पेज नंबर 64 में सब है। किनलीन शान और डाटोंग रेंज। ग्रेट किंगडम नहीं मिलेगा, ग्रेट किंगडम और उत्तर मिलेगा, मंगोलिया वाले ऊपर मिलेगा, ग्रेट किंगडम वहां नहीं है। किनलीन मिला, ओके। ओके, वेरी गुड। अब क्या करते हैं कि हम लोग तिएन शान से ऊपर चलते हैं, सॉरी कुनलून शान से ऊपर चलते हैं तो एक और माउंटेन मिलेगा तिएन शान, तिएन शान। बहुत ध्यान से एटलस में देखते रहो, तिएन शान मिलेगा। तिएन शान मिला। तिएन शान मिला, ओके। तो तिएन शान और कुनलून शान के बीच में एक बेसिन है, बहुत फेमस बेसिन है, कैदाम बेसिन या सैदाम बेसिन, दोनों सही है। कैदाम भी पढ़ते हैं, सैदाम भी पढ़ते हैं। अब यहां देखो, जैसे इस एटलस यहां पर ये था हमारा हिमालय, ये हमारा हिमालय का भाग है। तो ये जो भाग है ये क्या है, यही है हमारा तिब्बत। तिब्बत के ऊपर का जो ये भाग है, ये जो भाग है यही है हमारा कुनलून शान, और इसी कुनलून शान का एक्सटेंशन इधर मिलते रहेगा, इधर मिलते रहेगा, इधर नीचे भी थोड़ा मिलेगा। तो इसी को हमने किनलीन माउंटेन, ये किनलीन माउंटेन बन जाता है। और बहुत टुकड़े टुकड़े में माउंटेन बना हुआ है ना, तो कहीं भी तुमको यहां किनलीन मिलेगा, किसी को ऊपर किनलीन मिलेगा, किसी को थोड़ा इससे नीचे मिलेगा, ये सब किनलीन ही है। घबराओ नहीं, किनलीन कोई एक जगह का एक पॉइंट नहीं है, वो पूरे रेंज को किनलीन कहते हैं। जब यहां पर पूरे हिमालय को हम दिखा सकते हैं, इतने में हिमालय है, तो किनलीन भी तो इतने में हो सकता है ना। लॉजिक लगाओ, तर्क लगाओ थोड़ा। तो ये है हमारा कुनलून शान। और सैदाम बेसिन मिला आपको? सैदाम बेसिन और तरीम बेसिन दो मिलेगा। कैदाम पढ़ लो, सैदाम पढ़ लो, एक ही बात है। कैदाम बेसिन और तरीम बेसिन। तरीम बेसिन पश्चिम की ओर, तरीम बेसिन पश्चिम की ओर, सैदाम बेसिन उससे थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर,
अच्छा, सिर्फ तरीम दिया हुआ है, सैदाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। तरीम बेसिन को ही देखो। तरीम बेसिन में लौपनोर एक जगह है, लौपनोर। लौपनोर देखो। तरीम बेसिन में लौपनोर एक जगह है। लौपनोर को कहते हैं पोखरन ऑफ चाइना। पोखरन ऑफ चाइना। लौपनोर में चाइना अपना परमाणु विस्फोट, परमाणु टेस्टिंग करता है। तो लौपनोर कोशिश करो देखने का। ब्लैक स्वान एटलस ज़्यादा अच्छा है इन चीज़ों में। लौपनोर में चाइना। ओके, वेरी गुड। अब आपको देखना है, अब फिर से हम लोग देखते हैं, सबसे नीचे आओ। पहले है हिमालय, फिर है तिब्बत, तिब्बत के ऊपर है तिएन शान, तिएन शान के ऊपर में है कैदाम बेसिन और तरीम बेसिन। यहां पे टकला मकान डेजर्ट है क्या? टकला मकान डेजर्ट। ठीक है, टकला मकान डेजर्ट मिल गया। टकला का मतलब ही डेजर्ट होता है, तो आप टकला से भी याद रख सकते हो। धर्मेंद्र नहीं मिला? मिल गया। तो टकला मकान डेजर्ट है तरीम बेसिन में। उसके बाद ऊपर जाओगे तो मिलेगा जुंगारियन बेसिन, उससे उत्तर जाओ। जुंगारियन बेसिन बेसिन है। बिल्कुल मनोरमा, तुम्हारा भी कमेंट शो हो रहा है। पहले ये बताओ जुंगारियन बेसिन मिल रहा है या नहीं? जुंगारियन बेसिन, हम लोग सिंकियांग प्रोविंस पहुंच गए हैं। मिल गया। लौपनोर नहीं मिला? देखो, यहां पर है तरीम बेसिन, यहां पर है तरीन बेसिन से इधर पूर्व आओ तो यहां पर है किंग हाई हू। किंग हाई हू एक झील है चाइना का। यहां पे आप देख लो, ये सबसे बड़ा झील है चाइना का, किंग हाई हू। किंग हाई
किंगहाई चाइना का सबसे बड़ा झील है यहाँ पर, इधर है पूर्व की तरफ देखोगे तो, इधर तरीम बेसिन, टकला मकान डेजर्ट भी यहीं पे होगा, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर में है तुम्हारा ये तिएन शान यहाँ दिख रहा है, ये तिएन शान पर्वत यहाँ पर होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो तुम देख लो, तिएन शान है, और यहाँ पर ये कीलियन शान है, ये सब तिएन शान का ही भाग है। तो यहाँ पर एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, और ये एक पर्वत है। ये तीन पर्वत को अगर देख लिए तो चाइना का पश्चिमी भाग क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये हिमालय है, ये तिएन शान है, और ये कुनलुन शान है, और ये तिएन शान है। तिएन शान का ही आगे नाम जाके किलियन शान होगा, तो इतना नाम रटने का जरूरत नहीं है, मुख्य नाम तीन है। यह H फॉर हिमालय, यह है K फॉर कुनलुन शान एंड T फॉर तिएन शान। तीन पर्वत का नाम याद रखो, और तिएन शान के बाद ऊपर जाओगे तो यहां पर ही मिलेगा जुंगारियन बेसिन, जुंगारियन बेसिन यहां मिलेगा, और जुंगारियन बेसिन के ऊपर में फिर पर्वत श्रृंखला है, फिर यहां पर पर्वत मिलेगा। यहां पे हमारे एटलस में नहीं दिया है, लेकिन आपको लिखना होगा। यहां पर है अल्ताई, सायन, इस तरह का पर्वत है। अल्ताई है, सायन है, यहीं पे ये पर्वत इसी तरफ इधर जाएगा तो एक कहलाएगा किंघम, द ग्रेट किंघम, और बीच का ये भाग है, यही बन जाएगा गोबी डेजर्ट। यहां पर है गोबी डेजर्ट, ये जो मंगोलिया वाला ये भाग है पूरा, ये गोबी डेजर्ट है। यहां पर तरीम बेसिन है, यहीं पर टकला मकान डेजर्ट है, लॉप नोर बेसिन है। लॉप नोर एक खारे पानी का झील भी है। लॉप नोर हमारे एटलस में भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लॉप नोर बेसिन है, झील है, यहाँ पे है, ये देखो लॉप नोर यहाँ पर है, इस भाग में लॉप नोर है। यहाँ पे जहाँ पे हमने कट ये क्रॉस लगाया है, यहीं पर लॉप नोर है। और किंगहाई झील यहाँ पर है, जो कि सबसे बड़ा झील है। किंगहाई लॉप नोर झील, तरीम बेसिन, टकला मकान डेजर्ट, उसके ऊपर में ये नानशान, और उसके ऊपर में ये जुंगारियन बेसिन। जुंगारियन बेसिन में ही कैपिटल है यहाँ का, इस कैपिटल का नाम है उरुमकी। उरुमकी सिंकियांग प्रोविंस का कैपिटल है, इसका नाम है उरुमकी। उरुमकी, या इसको उरुमची भी पढ़ते हैं, उरुमकी भी सही है, उरुमकी भी सही है। किंगहाई लेक से 100 डिग्री पूर्वी देशांतर जा रही है। किंगहाई लेक जो है ना, यहाँ पे किंगहाई जुंगारियन ट्राइब यहीं पे रहता है। प्रार्थना जी आपका शो हो रहा है। प्रार्थना पांडे, कितनी बार नाम लें आपका? तरीम बेसिन में ही लिखा है लॉप नोर। लॉप नोर तरीम बेसिन के पूर्वी भाग में है, जो बता रहे हैं उसको भी सुनते रहो। जुंगारियन मिल गया। अल्ताई शान मंगोलिया में भी है। अल्ताई शान रुको, एक अल्ताई माउंटेन्स, सायन माउंटेन्स भी ढूंढना है आपको, सिर्फ अल्ताई माउंटेन्स इस तरह से मंगोलिया में भी फैला हुआ है। अल्ताई,
अल्ताई माउंटेन से इधर सायन होगा, इसके इधर होगा, तो ये सायन अल्ताई माउंटेन्स का पूरा सीरीज है। देखो यहीं पे लिखा है, जहाँ हम लिखा है यहीं पे अल्ताई लिखा हुआ है, अल्ताई माउंटेन यहाँ पर है। किंगहाई हू झील को भी देखना है। बिल्कुल मयंक। अब ऐसा करते हैं कि चाइना का पश्चिमी भाग हम लोगों ने देख लिया, अब चाइना के पूर्वी भाग में चलते हैं। आप ये बताओ कि 100 डिग्री ईस्ट की रेखा, जो 100 डिग्री ईस्ट रेखा है, पूर्वी देशांतर है, क्या वह चाइना को लगभग दो भागों में बांटती है? तिब्बत की एवरेज हाइट क्या है? तिब्बत की एवरेज हाइट 4000 मीटर के आसपास में है, कहीं 3800 रहता है, कहीं 4000 लिखा रहता है। क्यों पूछ रहे हो दीपक आर्या? हाइट से क्या काम है तुम्हारा? तिब्बत के विषय में हम लोग जानेंगे, तिब्बत किस तरह का पठार है, तिब्बत की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, जहीर को मिल गया, कौशल्या, सौरभ, डैनियल, ओके वेरी गुड। हंड्रेड डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिला, लगभग इक्वल डिवाइड करता है ना चाइना को, पूर्वी चाइना पश्चिमी चाइना में, याद रखना। 100 डिग्री ईस्ट कृष्णा जी लिख रहे हैं तिब्बत की हाइट 6000 से 8000 मीटर है, बहुत बढ़िया, ज्ञान कम बांटिए। हिमालय की एवरेज हाइट तो 6000 है ही नहीं, और आप तिब्बत का हाइट 8000 बता रहे हैं। इस तरह के मूर्ख लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्यों डिबेट कर रहे हो यहाँ पे? इतना समझाया कि हाइट और ये सबसे कोई मतलब नहीं है। ओके ओके नसरीन, फाइन। अब आगे चलते हैं। ओके, तो भाग में बांटती है। अब आगे चलते हैं, पूर्वी भाग में चलते हैं। पूर्वी भाग में आपको मैंने मंचूरिया दिखाया था, आपको दिखाया था कि आप फिर से देखो, गोबी मरुभूमि को देखो, और गोबी मरुभूमि में हुआंगहो रिवर को देखो, जो आपने देखा था पहले। तो हुआंगहो रिवर पे आओ, और हुआंगहो नदी मिला। चलो
पश्चिमी भाग जो समझ गया उसके लिए पूर्वी भाग आसान है। पूर्वी भाग में सबसे ऊपर में मंचूरिया था, ग्रेट किंगन माउंटेन था, वहाँ पर हमने आपको मकडेन ट्रायंगल दिखाया था। उसके बाद नीचे अगर आओगे तो वहाँ पर वो मंगोलिया का डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, और गोबी डेजर्ट में आप देखोगे तो जो वांगहो नदी है इसको कहते थे चाइना का शोक, इसको चाइना का शोक कहते थे। और चाइना का शोक कहते थे क्योंकि बाढ़ लाती थी, लेकिन अब इसको चाइना का वरदान कहते हैं। याद रखना, चाइना ने इसको चाइना का वरदान कहते हैं। उस पर इतने सारे डैम्स बनाए चाइना ने, इतने सारे नहर बना दिए, जल विद्युत का सब बना दिया कि ये चाइना के लिए वरदान सिद्ध हो गया है। चाइना अद्भुत प्रगति कर रहा है। लिखो नेक्स्ट, इसमें देखो नेक्स्ट कि इस नदी के मुहाने पर 2 सिटीज हैं, 2 सिटीज हैं। कौन सा मिला था आपको? बीजिंग और तियानजिन। इसमें नहीं है लेकिन आपको याद होगा। बीजिंग और तियानजिन मैंने बता दिया, दोनों ट्विन सिटीज़ है। अब क्या करना है कि आपको देखना है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। गोबी डेजर्ट के नीचे आओगे तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है क्या? अभिषेक मिश्रा जी, आपको ब्लैक स्वान लेना है इंग्लिश मीडियम वाला? ओके, वेरी गुड। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बड़ा खूबसूरत कहानी है। मंगोलों के आक्रमण से चीन को बचाने के लिए ये ऐसा किया गया। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आप लोग सब ध्यान से सुनो। मंगोल क्यों आक्रामक हुए? मंगोलों ने सभ्यताओं पर क्यों आक्रमण किया? मंगोल इतने हिंसक क्यों हुए? इसका कारण भूगोलवेत्ता या जो भौगोलिक चिंतन या क्या बोलते हैं उसका, थिंकर्स हैं, इन लोगों ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से माना है। आप इस कहानी को सुनो। मंगोलों का जो हिंसात्मक इतिहास रहा और जो मंगोल ने भयावह आक्रमण किए समृद्ध सभ्यताओं पर, उसके पीछे का मूल कारण एक इतिहासकार तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेगा, सामाजिक दृष्टिकोण से देखेगा, लेकिन एक भूगोलवेत्ता जो होता है ये उसको पूरे प्रकृति के और पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखेगा और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में देखता है। तो मंगोलों का आक्रमण अगर आप देखोगे तो ये कहीं न कहीं 7th सेंचुरी के बाद की घटनाएं हैं, और 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी, लगभग 11वीं शताब्दी तक जो पीरियड है वो गर्म युग है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का फेज है। एक लिटिल आइस एज आया था
अब लिटिल आइस एज क्या है उस पर कोई विवेचना नहीं की जाएगी अभी, लेकिन ये जो मंगोल्स का पीरियड है वो एक्चुअली वार्मिंग का पीरियड है और धरती का तापमान सामान्य से लगभग 1 डिग्री 1.5 डिग्री ज़्यादा गर्म हो रहा है औसत तापमान। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मंचूरिया के घास के मैदान थे, जो गोबी के घास के मैदान थे, जो वनस्पति थी वहाँ का, वो बिल्कुल सूख गया। और वाटर रिसोर्स भी मंगोलिया में और इनर मंगोलिया जिसको आज आप कहते हो और मंचूरिया के क्षेत्र में, यानी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके जो नॉर्दर्न भाग है उस भाग में, हालांकि मंगोल पहले भी आक्रमण करते रहे हैं, मैंने मना नहीं किया, लेकिन भौगोलिक घटनाओं से या जलवायु परिवर्तन से भी इसका संबंध है। तो ये मंगोल जो चरवाहे हुआ करते थे, जो कि पास्टोरलिस्ट हैं, जो कि घोड़े का और इस तरह के गधों का, इस तरह के पशुओं का व्यापार करते हैं, गाय का भी, इस तरह का जो व्यापार करते थे, शेफर्ड्स भी थे, भेड़ भी थे इनके पास। तो ये मंगोल जो इस तरह का पशुपालन करते थे, इनके घास का मैदान जब सूख जाएगा तो घास के मैदान के सूखने से पशुओं की मृत्यु होने लगी और वाटर क्राइसिस भी हुआ। जैसे आप देखो तो डार्फुर के वाटर क्राइसिस के कारण और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ये माना जाएगा कि डार्फुर के वाटर क्राइसिस के कारण सूडान 2 भाग में बंट गया। तो वैसे ही मंगोलिया में भी जब वाटर क्राइसिस हुआ, जब हीट वेव्स चलने लगे, जब ग्लोबल वार्मिंग का वो फेज आता है तो घास के मैदान सूखते हैं। तो ये जो मंगोल्स थे, इनके पशु मर गए तो इनकी आजीविका प्रभावित हो रही है, और आजीविका प्रभावित हो रही है तो इनके छोटे बच्चे मर रहे हैं और इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है। तो जो पुरुष मंगोल होंगे वो अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके, पत्नी को विलाप करते हुए देख करके, ये हिंसक, ऐसा नहीं कि एक दिन में हुए हैं, ये देख करके इनका कल्चर धीरे धीरे बदलते चला गया है। कल्चर तो बदलता है ना विद टाइम, उसके एलिमेंट्स का कंटिन्यूएशन रह भी जाए, कल्चरल एलिमेंट्स आगे रहता है। जैसे पशुपति आज भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कल्चर मरा नहीं है वो, लेकिन उसके एलिमेंट्स तो रहते हैं, लेकिन बाकी उसके जो रिचुअल्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, जो थिंकिंग, जो फिलॉसफी, जो आइडियल्स होते हैं, वो सब बदल जाते हैं। तो मंगोलों का भी जो आइडियल्स था वो धीरे धीरे करके बदलने लगा है और एक आक्रामक समाज के रूप में मंगोल, और मंगोल फिर यहाँ से यही इसी भाग से निकल करके ये इस भाग से चाइना पे आक्रमण, चाइना के इस भाग पे आक्रमण, फिर यहीं से मंगोल निकल करके सेंट्रल एशिया में प्रवेश, और सेंट्रल एशिया से फिर इन लोग का वेस्ट एशिया, ईरान और यूरोप की तरफ मार्च। लेकिन ये मंगोल कभी भी रूस की तरफ इंटर नहीं कर पाए, उसका भी भौगोलिक कारण है, क्योंकि रूस की तरफ इंटर करने के पहले सेंट्रल हाईलैंड्स का एक बहुत बड़ा दीवार मिलता है। तो जैसे जैसे मंगोल को ज्योग्राफिकल कॉरिडोर्स मिलते चला गया, वैसे वैसे वो क्रॉस करते हुए आक्रमण किए हैं अलग अलग सभ्यताओं पे। भारत में भी आक्रमण नहीं कर पाए क्योंकि उनके ट्रैक में, मंगोलों के ट्रैक में भारत नहीं आ रहा है। भारत हिमालय से और हिंदू कुश से बिल्कुल घिरा हुआ है, तो मंगोल उसके आगे ही निकल गए। छोटा मोटा मंगोल का जो सरदार वगैरह का टुकड़ी का आक्रमण हुआ है, लेकिन मंगोलों का जो आक्रमण है ना, मुख्यतः सेंट्रल एशिया पे, वेस्ट एशिया पे, चाइना पे और जो यूरोप है, इन सिविलाइजेशंस पे आक्रमण हुआ है। तो ये मंगोलों के आक्रमण का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से भी है और माना जाना चाहिए। ओके, आपको पर्सपेक्टिव अच्छा लगना चाहिए, भूगोल का दृष्टिकोण होता है अपना। अब देखो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं बीजिंग के बाद शांघाई के पास। तो शांघाई के पास यहाँ देखोगे तो एक ये जो नदी है यहाँ पर, ये जो दूसरी नदी मैंने आपको बताई थी, पहला तो ये हुआंगहो था, ये दूसरी नदी हमारी है यांग जी क्यांग, या इसी का नाम जिंग जियांग भी है। तो आप देखो कि जिंग जियांग मिलता है क्या, या यांगजी क्यांग मिलता है क्या? यांगजी क्यांग है क्या? संसाधनों के लॉस के कारण मंगोल क्रूर हो गए,
इसलिए आक्रमण किया। ओके, अब आपको देखना है जिंगजियांग या यांगजी क्यांग नदी, जो वहां की सबसे लंबी नदी है, इस नदी के ऊपर में जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है। इस नदी के मध्य भाग में देखो आप, थ्री गॉर्जेस डैम मिला क्या? थ्री गॉर्जेस डैम मिला या नहीं, मुझे जल्दी बताओ। इस नदी के मध्य भाग में वुहान प्रोविंस भी है। नदी से थोड़ा दक्षिण दिख रहा होगा, क्या वुहान प्रोविंस मिला, जहां से कोरोना निकला, जिसके विषय में मैंने बताया? थ्री गॉर्जेस डैम मिलना चाहिए, वैसे तो ब्लैक स्वान में होगा। अगर आप नहीं लिए हो ब्लैक स्वान, गलती कर रहे हो। वुहान प्रोविंस मिला, वुहान मिल गया, वेरी गुड। तो वुहान को तो सबको अंडरलाइन करते ही रहना है, वुहान को भी करो। वुहान में कौन कौन से 3 सिटीज हैं? यांगजी रिवर पर ही वुहान है। डैम नहीं मिला, कोई बात नहीं है। ओके, वुहान, हैंगकाओ, हानयान, वेरी गुड। 3 सिटीज हैं वहां पे, तीनों को मिला के वुहान एग्लोमेरेशन कहते हैं। ओके, नहीं मिला थ्री गॉर्जेस डैम, कोई बात नहीं है। आपको एक मिलेगा ग्रैंड कैनाल। आप इस नदी के मुहाने पे जाओ तो वहां पे मिलेगा शंघाई, और शंघाई के साथ मिलेगा नानजिंग। नानजिंग और शंघाई, ये दोनों ट्विन सिटीज हैं। नानजिंग और शंघाई ट्विन सिटीज हैं। ग्रेट कैनाल मिला। ट्विन सिटी होता है 2 नगर जब आसपास में, जुड़वा नगर, हैदराबाद सिकंदराबाद एक जुड़वा नगर है। ग्रेट कैनाल मिला। दुनिया का सबसे लंबा विस्तृत नहर
ग्रेट कैनाल चाइना ने बनाया है। दुनिया में सब कुछ जो सबसे बड़ा है वो चाइना के पास है, अब ऐसे मान के चलना है। टनल एक भारत बनाया है, भारत भी अब कुछ बना रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत पिछले 10 वर्षों में बहुत मैसिव काम कर रहा है। ग्रेट कैनाल तो मिलना चाहिए था। ग्रेट कैनाल या ग्रैंड कैनाल, क्या लिखा है? ग्रैंड कैनाल होना चाहिए। अब जो यांगजी नदी मिल गई तो यांगजी नदी के पूर्वी भाग में जाओ। शंघाई तो पहले दिखाया ही था, तो उसमें क्या ईस्ट और वेस्ट बताना है? ओके, वंडरफुल। अब चलते हैं और बताओ कि ये जो ग्रेट कैनाल है वो किसको किसको जोड़ता है? ग्रैंड कैनाल किसको जोड़ता है? ग्रैंड कैनाल किस किस 2 सिटी को जोड़ता है? पहला है बीजिंग, दूसरा है नानजिंग। नानजिंग से बीजिंग को जोड़ रहा है, लिख लो। ग्रैंड कैनाल नानजिंग से बीजिंग को जोड़ रहा है। दुनिया का सबसे लंबा नौगम्यता से युक्त नहर है। नौगम्यता से युक्त नहर है। ओके, फिर आगे चलते हैं और यांगजी कियांग नदी के बाद आप नीचे आओ। तो आपको एक मिलेगा सिंगकियांग नदी। एक नदी यहां देखो है, यहां देखो एक नदी है। ये 2 नदी को देखो, सबसे दक्षिण में, चाइना के दक्षिणतम भाग में जाकर के वहां नदी को देखना है। शंघाई तो एक बंदरगाह है ही। शंघाई और देखो यहाँ पे ये जो शंघाई है ना, शंघाई और जो नानजिंग है, ये दोनों ट्विन सिटी है। तो कैनाल यहाँ से यहाँ है, ये बीजिंग से निकल करके नानजिंग आता है, फिर नदी में मिल जाता है। और यही कैनाल है ना, ये हुआंगहो नदी और जिंगजियांग या यांगजी कियांग नदी है, उसको जोड़ती है। 3 नदी का तो नाम ही याद रखना है। पहला ऊपर में क्या है? हुआंगहो, दूसरा है यांगजी कियांग,
तीसरा है सिंकियांग। थैंक यू दीपक आर्या। उसका नाम जियांग जियांग भी कहते हैं, नया नाम उसका जियांग जियांग भी है। जियांग जियांग मिलता है क्या? पुराना नाम सिंकियांग। सिंकियांग बेसिन चावल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका नाम है जियांग जियांग भी नाम है, XIANG। तीसरी नदी है, 3 नदी तो बताया ही जा रहा है, कितना सिंपल किया हुआ है। कुछ लोगों को ग्रैंड नहर अब मिल रही है, कोई बात नहीं है, कभी तो मिला। जियांग जियांग, ओके, यस, XIANZIANG। ये चावल का बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ये। तो चाइना को इस तरह से याद रखना है, इस तरह से समझना है। चाइना के पश्चिमी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, जो पूरा सूखा क्षेत्र है चाइना का, चाइना में आपको याद रखना है। अरे येलो रिवर तो कहते हैं गोबी से निकलने वाले उस हुआंगहो नदी को, उसको येलो रिवर कहते हैं ना। जो पहला है ये येलो रिवर है। येलो रिवर क्यों कहते हैं? येलो रिवर इसलिए कहते हैं कि जब गोबी डेजर्ट से हुआंगहो नदी निकलती है, सुन रहे हो ना, जब गोबी डेजर्ट से हुआंगहो नदी निकलती है तो उस नदी में पवन के द्वारा निक्षेपित जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं बालू के, जिनको हम लोग लोएस कहते हैं, LOESS, तो ये जो लोएस होता है ना, उसको नदी में डाल दिया जाता है। तो नदी में लोएस की मात्रा बहुत होती है। अब लोएस में क्या होता है कि आयरन ऑक्साइड्स होता है। अब आयरन ऑक्साइड क्या करता है कि जल के साथ प्रतिक्रिया करके रासायनिक पानी के रंग को लाल या हल्का पीला या लाल जैसा कर देता है, समझे? तो इसीलिए इसको येलो रिवर कहते हैं। इसका जो सिल्ट है ना, इसका जो नदी में जो सिल्ट होता है, गाद जो है, उसका रंग नदी के बेसिन में भी वो पीला जैसा दिखता है, इसलिए इसको येलो रिवर कहते हैं। और यही येलो रिवर इसी सिल्ट को डाल रही है कहाँ? ले जा करके येलो सी में, चाइना के येलो सी में डाल रही है। तो येलो सी का रंग भी क्या होगा? पीला दिखेगा। अब चाइना के विषय में इतना अगर नॉलेज आपको हो चुका है, हान चाइना क्या है, नॉन हान चाइना क्या है, मैंड्रिन वहाँ की भाषा है, किस क्षेत्र में कौन सा फसल है, सबसे दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है, जल्दी बताओ? चावल। दूसरा फसल चावल, तीसरा फसल चावल, सिर्फ चावल। सिंकियांग बेसिन, जिसको आप जियांग जियांग बेसिन देख रहे हो, ये चावल होगा। नीचे में चावल, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइस, ये राइस। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी प्लस राइस, टी प्लस राइस। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वीट, ये हो जाएगा वीट। और वीट से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गाओलिंग, गाओलिंग फसल है यहाँ पे। पशु चारण है यहाँ पर, सोयाबीन है यहाँ पर। मैंने सब इतने अच्छे से पढ़ाया आपको कि आप एकदम से समझ जाओ कि ऊपर में क्या है, बीच में क्या है, फसल का प्रतिरूप क्या है। खनिज में चलेंगे तो खनिज में यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग क्यों है? तो भाई यहाँ पर लौह इस्पात कहाँ कहाँ मिलता है? शांसी शेंगसी में कोयला कैसे मिलता है? शानडोंग में कैसे, कौन सा लौह अयस्क मिल रहा है, इसके कारण है वहाँ पे। फिर हमने यूनान प्लेटू आपको दिखाया, ये जो भाग है यूनान का, नीचे वाला भाग यूनान प्लेटू दिखाया। तो यहाँ पे अलौह धात्विक खनिज का भंडार बताया आपके लिए। फिर हम लोग यहाँ पे पश्चिमी भाग में गए तो पूरा ये पर्वतीय और डेजर्ट और शुष्क भाग है वहाँ का, जहाँ पे आबादी बिल्कुल नहीं है। और चाइना का पश्चिमी भाग तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको 2 भाग में बांटती है, और पश्चिमी भाग चाइना का जो होगा वो बिल्कुल लगभग शुष्क है, वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है।
राजवर्धन लिख रहे हैं कि यहाँ का, अब चाइना के विषय में तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो हम बता ही देते हैं। देखो, चाइनीज लैंग्वेज है ना, ये फोनिम्स पे आधारित होती है। फोनिम्स पे आधारित होती है, यानी ये स्वर, फोनिम्स मतलब जो, जैसे हम लोग जो उसको नेजल नाक से बोलते हैं, अन, अंग, सुंग, सिंग, संग, फंग, किंग, कुंग, कंग, ये जो हम लोग उच्चारण करते हैं, ये ध्वनि इसको कहते हैं। तो फोनिम्स यानी हो गया ध्वनि है ये। और हम लोगों की भाषाओं में, अगर तुम चाइनीज की जगह तुम अगर हिंदी को ले लोगे या संस्कृत को ले लोगे, तो संस्कृत की भाषा जो होती है उसमें होता है शब्द। तो पहला अंतर तो ये होता है कि हमारी भाषाएं शब्द से बनी हुई हैं, प, फ, ब, भ, म, ट, टू। और संस्कृत तो इतनी साइंटिफिक भाषा है कि देखो, अगर प का मैंने नाम लिया तो प, फ, ब, भ, सब लिप से बोल रहे हो, सब लिप से बोल रहे हो, ओष्ठ से बोलते हैं, प, फ, ब, भ। तो ये सब देखो प, फ, ब, भ, और अंत में अनुस्वार वाला बनता है, ध्वनि को अंत में रखते हैं। क, ख, ग, घ, अंडा, अंग, पता नहीं क्या बोलते हैं, अड़ा, तो वो अंग, देखो वो ध्वनि हो गया। यानी 4 शब्द और एक ध्वनि से हमारी संस्कृत भाषा बनी हुई है। प, फ, ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ, सब देखो जिह्वा, जिह्वा आ रहा है, ट, ठ, ड, ढ, है ना। च में देखो तालु आ रहा है, च, छ, ज, झ, है ना। तो उसके बाद लास्ट में ध्वनि होता है। लेकिन चाइनीज लैंग्वेज का क्या है कि भैया, ई तो ध्वनि पे आधारित है। अब ध्वनि है तो हर शब्द में ही सुंग, जुंग, किंग, टुंग, पुंग, पांग, यही सब रहता है भाषा में। एक तो जोक भी है ना कि बच्चे का नाम कैसे रखा जाता है भाई, तो बर्तन को ऊपर उछाल दो, और चाइना में बर्तन को ऊपर उछाल दो और नीचे गिरने के बाद जो आवाज आता है, चिंग, झिंग, पिंग, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं। तो स्वर और शब्द का अंतर है, इसलिए चाइनीज भाषा थोड़ी सी कठिन होती है। मैंने सीखने की कोशिश की थी लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये दूसरा, देखो चाइनीज भाषा में 2 है, 2 इसके रूप हैं। एक है वेडेगाइल सिस्टम, लिख सकते हो, एक है वेडेगाइल सिस्टम और एक है पिनयिन सिस्टम। 2 तरह की भाषाएं हैं। एक ही भाषा चाइनीज है लेकिन उसको 2 सिस्टम में बांटा हुआ है। अब क्या होता है कि इसीलिए आप जैसे मान लो कि हमने यहां पे लिखा सिंगक्यांग, सिंगक्यांग, सिंगक्यांग भाषा हो गया ये। सिंगक्यांग मान लो एक शब्द है तो ये वेडेगाइल में है। अब इसी को कर देगा जिंगजियांग, यही हो जाएगा जिंगजियांग, पिनयिन में ही हो जाएगा जिंगजियांग। तो कुछ चाइना का जो क्षेत्र है वो वेडेगाइल सिस्टम को और कुछ पिनयिन को करता है। जो नीचे का दक्षिणी भाग है चाइना का वो पिनयिन सिस्टम को फॉलो करता है, और जो उत्तरी भाग है चाइना का और उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर वेडेगाइल सिस्टम है। यानी वहां भी मैंड्रिन भाषा को 2 सिस्टम में बांटा गया है। आपकी कुछ समझ में आया? ओके, तो आप चाइनीज भाषा पे बार बार लिख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। हालांकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है चाइनीज भाषाओं पे बात करने की, लेकिन आपके मन के संतुष्टि के लिए हमारा समय समाप्त। हम मिलते हैं आपसे कल, फिर से मिलते हैं, फिर से अच्छी ऊर्जा और मुस्कुराता हुआ इतना बड़ा सा चीज़ किया हुआ चेहरा आपका होना चाहिए। गाओलिंग एक प्रकार का वो है पशुचारण, पशु क्या बोलते हैं यार, फॉडर का हिंदी क्या होता है, एक प्रकार का वो पशु चारा है गाओलिंग। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।